झकझोर देने वाला है वो है कश्मीर का मुद्दा, जम्मू और कश्मीर का मुद्दा और किस तरीके से जो जब से आर्टिकल 370 रिपील हुआ है, उसके बाद से क्या कुछ बदला है, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। ह्यूमन राइट्स के मौके पर वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं, उस पे बात करेंगे और भी जो है फ्रीडम प्रेस और जो अभिव्यक्ति फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसे मुद्दे पर जो है हम डिस्कशन करेंगे और ये डिस्कशन जो है हमारे साथ करने के लिए बशारत अमीन शोपियां से जुड़ रहे हैं और वो जो है अपनी राय रखेंगे हमारे साथ और इस पर जो है अ, इस सेगमेंट का जो चर्चा है बशारत जी के साथ में हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बशारत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच अनवारुल। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे आज आपने एक्सपेरिमेंट्स को शेयर करने का मौका फराहम करने के लिए। तो कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आपको ब्रीफली मैं बताना चाहूँगा कि बशारत जो है शोपियां से कम्युनिटी करेस्पॉन्डेंट है वीडियो वॉलंटियर्स के और वो इंटाइटलमेंट से लेकर करके फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स और जो है सिविल राइट्स के मुद्दे को अपने कैमरे के माध्यम से लेकर के हमारे दर्शकों के सामने लेकर कर आते रहते हैं और साथ ही उन मुद्दों पर बदलाव के लिए पूरी की पूरी तरीके से प्रयासरत हैं और उस पे काम करते रहते हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने कई सारे इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट्स भी लाए हैं। जो एक बड़ा इम्पैक्ट था वो सैंड माइनिंग को लेकर के था। हालांकि उसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। आज जो है मैं आपको इतना बताना ज़रूर चाहूँगा कि बशारत जो है वो बेहतरीन फ़िल्म मेकर हैं। आप इनका अगर काम देखना चाहते हैं तो वीडियो वॉलंटियर्स की वेब्स पे जाकर के आप इनको सर्च कर सकते हैं। आपको इनका इनके द्वारा किए गए रिपोर्ट्स आपको दिखेंगे। आप वीडियो वॉलंटियर्स के यूट्यूब पे भी आप इनको सर्च करेंगे तो इनके द्वारा किए गए रिपोर्ट्स आपको दिखेंगे। तो कन्वर्सेशन को बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे सीधे ये समझना चाहूँगा कि अ, अभी कश्मीर में जम्मू और कश्मीर में ह्यूमन राइट्स के ताल्लुक से अभी क्या मिजाज है, किस तरीके का माहौल वहाँ पे चल रहा है? देखिए आज 10 दिसंबर है, ह्यूमन राइट्स डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। 1948 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसे अडॉप्ट किया था 10 दिसंबर। 73 साल होने को आए, 73 इयर्स। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये बात कहनी पड़ती है कि इन 73 सालों में दुनिया के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती है, जहाँ पर हमें ह्यूमन राइट्स की अवेयरनेस देनी पड़ती। सॉरी फॉर इनकॉन्वीनियंस, यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड थोड़ा बहुत हिल रहा है इसलिए ये मुझे। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था। जी। सॉरी, मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन राइट्स रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, जितनी भी वायलेशन सोसाइटी में आकर होती है, तो इन तमाम वायलेशंस करने वाले परपेट्रेटर्स कहाँ तक भागते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, ये हमें पिछले कई सालों से देख मिलता है। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की अवेयरनेस, जहाँ तक लोगों में इंसानी हुकूक की जानकारी ना हो, इंसानी हुकूक पामाल होते रहेंगे, एक बात। दूसरी बात, आपने जम्मू कश्मीर के ह्यूमन राइट्स सिचुएशन के बारे में बताई कि वहाँ के हालात कैसे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जम्मू कश्मीर में पिछले कई दहाइयों से नामासाइड हालात चल रहे हैं। वी आर लिविंग इन ए कॉन्फ्लिक्ट रिडन सोसाइटी। तो ऐसे में मैं नहीं समझता कि कश्मीर से बाहर रहने वाला बंदा इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। ये हालात वही जानता है जहां पर बीतती है। कश्मीरी लोग पिछले 30 साल से, क्योंकि मैंने ये सारे 30 साल देखे हैं, मेरा सारा बचपन, मेरी सारी जवानी, जो आज तक मैं पहुंचा, ये सारा कुछ इन्हीं हालात में से गुजरा। मैंने बहुत सारे हालात ऐसे देखे जहां पर इंसान को एज एन एनिमल ट्रीट किया जाता है। मैंने खून बहता देखा, मैंने आंखों को अंधा होते हुए देखा,
क्योंकि मैं फील्ड में जाता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं लोगों से इंटरेक्ट होता हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ। मैंने सोसाइटी के हर एक वर्ग, हर एक तबके से बात की। मुझे पता है अगर किसी ने कुछ नहीं खोया, कम से कम मेंटल स्ट्रेस का शिकार हुआ है। तो ये स्ट्रेस, ये कल ही मेरा एक दोस्त मुझसे बात कर रहा था, वो कह रहा था कि कश्मीरी लोग बहुत सिगरेट पीते हैं। आप समझ रहे हैं ना, मैं इस वक्त जम्मू में हूँ और विंटर्स में मुझे यहाँ आना पड़ता है ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस। तो वो कह रहा था कि कश्मीर वाले बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं। मैंने कहा आप जम्मू के हैं, आपको कश्मीरी हालात का पता नहीं। कश्मीरी लोग सिगरेट इसलिए नहीं पीते कि उनके पास पैसा है, या वो शौक से नहीं पीते। ये स्मोकिंग या ये जो नशे की लत खासकर नौजवान नस्ल में पाई जाती है, वो यही कि किसी हद तक स्ट्रेस से कम दूरी मिले, स्ट्रेस से कम निजात मिले। हर एक बंदा छोटी उम्र से लेकर बूढ़े आदमी तक आपको मेंटल स्ट्रेस का शिकार बंदा मिलेगा। तो ये सारी सर्कमस्टेंसेस, ये सारा, इसका अगर लुबे-लुबाब देखें, इसका अगर निचोड़ देखें कहाँ पे, तो वो है हालात ठीक नहीं है। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस आर ऑन पीक सिंस 1989 टिल टुडे। जी। जी। अ, मैं बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं इसी माहौल पे ही जो समझने की कोशिश करूँगा। एक ताज़ा एग्ज़ाम्पल हमारे सामने खुर्रम परवेज़ का, जो कि ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं। तो उनके हवाले से मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि फ्रीडम ऑफ प्रेस पे क्या वाक़ई में वहाँ पे रिपोर्टिंग करने की बहुत ज़्यादा आज़ादी है? जब खुर्रम परवेज़ अरेस्ट होते हैं, जो कि एक मतलब अ, सारे जो इवेंट्स हैं या जो कॉन्फ्लिक्ट हैं या उनसे रिलेटेड स्टोरीज़ हैं, वो उसको डॉक्यूमेंट करते आ रहे हैं और एक जो है बेहतरीन ह्यूमन राइट्स डिफेंडर वो हैं। तो उनके साथ में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो उनके हवाले से मैं ये समझना चाहता हूँ कि बाकी जो स्ट्रिंगर्स हैं, बाकी जो वो छोटे आउटलेट्स के साथ में काम करने वाले जर्नलिस्ट हैं या जो सिटीज़न जर्नलिस्ट हैं या यूट्यूब चैनल के साथ में या फिर सोशल मीडिया के साथ में जो जर्नलिज़्म या फ़ोटोग्राफ़ी का के सहारे जो अपनी जर्नलिज़्म वो कर रहे हैं, तो उनके बारे में हमें बताइए और ख़ास करके हमें ये बताइए कि आखिर किस हद तक वहाँ पे प्रेस की आज़ादी है, किस हद तक इन जो जो चीज़ें आपने जो बयाँ की हैं, उसको रिपोर्ट करने की कितनी आज़ादी है? देखिए, जहाँ तक खुर्रम परवेज के अरेस्ट का सवाल है, अ, जम्मू कश्मीर कोalition ऑफ सिविल सोसाइटी जिस ऑर्गेनाइजेशन के वो कोऑर्डिनेटर थे, उसमें मैंने भी एज ए रिसर्च काम किया है। वहाँ पे बहुत सारे इंटर्न्स आते थे, वो बहुत सारे रिसर्चर्स आते थे, ह्यूमन राइट्स रिलेटेड, ह्यूमन राइट्स स्टूडेंट्स। बीइंग ए स्टूडेंट, उन दिनों मैं भी स्टूडेंट था जिन दिनों मैंने उनके साथ काम किया। जी, तो हमें एक 800 पेज रिपोर्ट जिसका नाम स्ट्रक्चर्स ऑफ वायलेंस है, वो पब्लिश की रिसर्च के बाद। उसमें बहुत सारे रिसर्चर्स जुड़े थे जिन्होंने अपने अपने तरीके से रिसर्च किया था और वो रिपोर्ट तैयार की थी। तो ऐसी ही बहुत सारी रिपोर्ट्स उन्होंने डॉक्यूमेंट की है अभी तक और पिछले कई सालों से करते आए हैं। तो उन सभी डॉक्यूमेंट्स में, उन सभी रिपोर्ट्स को मुलाहिजा करने के बाद, उनका स्टडी करने के बाद ये पता चलता था कि अभी तक जितनी भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई है, जो भी परपेट्रेटर्स हैं, उन्हें अभी तक आज़ाद छोड़ दिया गया, उन पर कोई एक्शन नहीं। तो इस सिलसिले में वो बीच-बीच में आवाज़ उठाते थे, बीच-बीच में उन रिपोर्ट्स की याद दहानी के लिए आवाज़ उठाते थे। तो मेरे ख्याल से वजह यही रही होगी कि उन्हें बंद किया गया। ये एक ग्लेयरिंग एग्ज़ाम्पल नंबर 1। दूसरी बात ये कि जम्मू कश्मीर में प्रेस फ्रीडम कैसी है, कहाँ तक जी, एक पत्रकार को, एक रिपोर्टर को, एक जर्नलिस्ट को एक स्टोरी टेल करने की इजाज़त दी जाती है। मेरे ख्याल से आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, जब भी मैं कोई रिपोर्ट करता हूँ या बाकी रिपोर्टर्स जितने भी आपके बाकी स्टेट से आपको रिपोर्ट करते हैं, तो
मुझे लगता है कि कश्मीर के हर एक रिपोर्ट पर आपको सेकंड थॉट लेना पड़ता है। आप 2 बार सोचते हैं कि इस रिपोर्ट को पब्लिश करें या ना। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे कि क्या सूरत हाल है हमारी वहाँ पे प्रेस। हम उन स्टोरीज को टेल नहीं कर सकते, हम वो स्टोरी टेलिंग नहीं कर सकते जो करनी थी, जो लोगों तक जो आवाजें पहुंचनी थी। वो स्टोरी कहीं ना कहीं फिर से अनहर्ड है, वो स्टोरी कहीं ना कहीं फिर से हिडन है, उन्हें बाहर नहीं आने दिया जाता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली जितने भी फ्रीलांसर्स यहाँ पे कश्मीर में काम कर रहे हैं, चाहे नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिकेशंस के साथ, वो भी हर एक ट्वीट में आपको उनका वावेला दिखाई देगा। वो हर एक ट्वीट में यही कहते रहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेशन नहीं कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन को लग रहा है कि ये सारे जर्नलिस्ट एक प्रोपेगेंडा के तहत झूठ बोल रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टोरी टेलिंग एक आर्ट है, स्टोरी टेलिंग जर्नलिस्ट का काम है, स्टोरी टेलिंग एक रिपोर्टर को जी का फर्ज है। ये एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म कि स्टोरी को उसी तरह पेश किया जाए जिस तरह हो। तो इसमें प्रोपेगेंडा, इसमें झूठ कहाँ से आया है? जबकि हम वीडियो रिपोर्टिंग करते हैं। मैं जब वीडियो रिपोर्टिंग करता हूँ, मैं उन लोगों से कंसल्ट लेता हूँ, मैं उन लोगों की हर एक बात को वैसे ही रखता हूँ। मैं अपनी ओर से किसी भी किस्म की वो डिस्टॉर्शन नहीं करता। तो जी प्रेस फ्रीडम का जहां तक ताल्लुक है, मुझे लगता है कि हर एक रिपोर्टर के जितने भी सोर्सेस हैं, आप एक रिपोर्टर है, आप एक जर्नलिस्ट है, आपका सोर्स आर्मी में भी हो सकता है, आपका सोर्स पुलिस में भी हो सकता है, आपका सोर्स सेपरेटिस्ट के किसी ग्रुप में भी हो सकता है, ताकि आप उन लोगों की स्टोरी, इस पक्ष की स्टोरी भी रखें। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि हर एक रिपोर्टर या मोस्ट ऑफ द रिपोर्टर्स आर लिंक्ड विद दोस सोर्सेस। या ऐसा नहीं कि आप मेरा सोर्स हो, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी आइडियोलॉजी को एंडोर्स करूं, मैं आपकी आइडियोलॉजी को फॉलो करूं। मसला यह है कि जर्नलिस्ट न्यूट्रल होना चाहिए। जर्नलिस्ट न्यूट्रल होना चाहिए। उसे किसी का पक्ष नहीं रखना है, उसे किसी का साथ नहीं देना है। उसका काम है स्टोरी टेल करना, उसका काम है रिपोर्ट करना। वो वैसे ही करे जैसे जैसे स्टोरी है। जी। जी जी। तो पर ऐसे हालात में खास करके जब आर्टिकल 370 रिपील हुआ, तो उसके बाद एक पूरा इंटरनेट जो है क्रैकडाउन कह लें या पूरी तरीके से बैन कह लें, वो काफी समय तक चला। उसके बाद 2G 3G सारे रिस्टोर, वो पूरा एक सिलसिला वो चला। तो उस दौरान जो है रिपोर्ट्स पब्लिश करने में काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। एक जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो चीज वहाँ जीते हैं उसको बाहर के नजरिए से कहना या किसी बाहर वाले के कहने जो अगर नजर से वो आता है तो वो एक डिस्टॉर्टेड ही होगा। क्योंकि जब कोई बिल्कुल। स्टोरी टेलर जो जीता है, जब वो खुद कहता है, तो उसमें बड़ा फर्क आता है। और वो एक मैं कहूँ कि फर्स्ट हैंड वर्जन या फिर क्लीन वर्जन या फिर क्लियर वर्जन या फिर ट्रुथ या क्लोज टू ट्रुथ जैसे भी कह सकते हैं उसको, वो होता है। तो मैं आपसे इसलिए समझना चाहता हूँ कि खास करके जब आर्टिकल 370 रिपील हुआ उसके बाद से जो है किस तरीके का जो है डिफिकल्टीज झेलना पड़ा अपने रिपोर्ट्स पब्लिश करने के लिए। और खास करके मैं ये रेफरेंस भी लाना चाहता हूँ कि जो इंडिया है रिसेंटली 180 जो कंट्रीज हैं उनके जो 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 नंबर है उनके ग्रुप्स में वो 140 पे आ गया प्रेस फ्रीडम के मामले में। तो इस हवाले से मैं समझना चाहूंगा कि आर्टिकल 370 रिपील होने के बाद में एक जर्नलिस्ट के लिए कितना मुश्किल रहा अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करने के लिए, या किस किस तरीके की डिफिकल्टीज हुई हैं उस दौरान। देखिए, डिफिकल्टीज तो बहुत बेशुमार है। डिफिकल्टीज को गिनने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हम मोटे मोटे तौर पर मैं आपको ये एग्जांपल देना चाहूंगा कि प्रेस फ्रीडम के बारे में मैंने आर्टिकल 370 के एब्रोगेट होने के बाद मैंने जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है यहाँ पर, जो पिछले कई सालों से एज ए जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, मैंने अनुराधा भसीन जी से उस बारे में बात की थी। एक इंटरव्यू मेरा पब्लिश भी हुआ था वीडियो वॉलंटियर्स पर। तो उनसे मैंने यही सवाल पूछा था कि कितनी डिफिकल्टीज हैं। तो उनका कहना है कि इंटिमिडेशन और थ्रेट्स जर्नलिस्ट्स को
बहुत ज्यादा आने लगी, क्योंकि उनकी एक अपनी एग्जाम्पल है। वो जिस अखबार को चलाती थी, कश्मीर टाइम्स, उसकी वो मुदीर आला है, एडिटर है, जी उसको इसे वो कई सालों से चलाती थी। वो श्रीनगर में उसका ऑफिस था, प्रेस एनक्लेव में, तो उसे खाली करवा दिया था। आज वो उसे वहां पे नहीं चलाती, वो आज जम्मू से ही चलाती। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी प्रेस एनक्लेव में बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशंस थे जिन्हें वैकेट करना पड़ा गवर्नमेंट ऑर्डर्स। तो आप समझ सकते हैं कि प्रेस फ्रीडम जिसे एक फोर्थ पिलर माना जाता है डेमोक्रेसी का, कि ये एक फोर्थ पिलर है जो लोगों की रिप्रेजेंटेशन करता है, लोगों के इश्यूज को हाईलाइट करता है, लोगों की आवाज बनता है। अगर आप लोगों की आवाज को आगे नहीं आने दें तो आपका डेमोक्रेसी में होना या ना होना एक बात जी जी। आर्टिकल 370 के बाद जब इंटरनेट बैन हुआ, 2G इंटरनेट आया बहुत देर बाद, उसके बाद 3G 2G पर रिपोर्ट्स पब्लिश करना उन्हें, हालांकि मैं एक वीडियो रिपोर्टर हूँ, मैं वीडियो जर्नलिस्ट हूँ, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग करता हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरी फुटेज बहुत ज़्यादा हाई होती थी MBs में, तो मुझे उसे अपलोड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। मुझे उसे अपलोड, वो कई दिन तक मुझे ऑफिस तक नहीं पहुंचता था, मैं कई दिन तक ऑफिस की बाकी मेंबर्स से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। तो इस तरह से वो बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स है जो अनपब्लिश्ड है, बिकॉज हम इंटरनेट के जरिए, इंटरनेट थ्रू इंटरनेट उन्हें टाइम पे नहीं पहुंचा, वो आउटडेटेड हो गई। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों की आवाज दब गई। तो ये सारे इश्यूज है जो इंटरनेट के हवाले से हम लोगों ने फेस किए। उसके अलावा आप कैमरा लेकर अगर किसी जगह पे जाते हो तो आपको शक की नजरों से देखा जाता है, जी समझा जाता है कि कहीं ये कुछ और डॉक्यूमेंट ना करे, फिर किसी और को ना भेजे। तो ये सारी बातें आपको कदम कदम पर आपको फूक फूक कर कदम उठाना पड़ता है। तो जी ये सारी बातें एक जर्नलिस्ट कश्मीर में एज यूजुअल फेस कर रहा है और हर दिन फेस कर जी। रहा है। जी और इसी के साथ में जब जब जो कॉन्फ्लिक्ट के मुद्दे होते हैं खास करके उन पे जैसे फोर्स्ड डिसअपीयरेंस का मामला हो गया, आए दिन जो सिविलियंस की किलिंग्स हैं उसका मामला हो गया। तो इस तरीके के मुद्दे पर एक सिटीजन जर्नलिस्ट को जो एक बड़े स्पेस से, मीडिया स्पेस से नहीं आता है, तो उनके हवाले से बताएं कि उनको इस तरीके के क्या मुद्दे उठाने में किसी तरीके की हिचक होती है, जो कश्मीरी जर्नलिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर उनको किसी तरीके का डर रहता है, या फिर वो अगर रिपोर्ट भी करते हैं तो क्या पब्लिश होने में कुछ परेशानियां आती हैं, या कुछ ऐसा है कि आप ऐसे रिपोर्ट पर द वेरिफिकेशन के बाद वो आप करेंगे। तो ऐसे मुद्दे को खास करके उठाने में जो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है या कॉन्फ्लिक्ट के मुद्दे हैं, उनको रिपोर्टिंग करने में किस तरीके की परेशानियां आती है? देखिए, यहाँ पर सीधी बात कहने पर भी UAPA लग जाता है। जी UAPA मीन्स नो बेल, नो लीगल रिप्रेजेंटेशन। जी तो ऐसे में एक सिटीजन जर्नलिस्ट या वो जर्नलिस्ट जो एक ऐसे मुद्दे को डॉक्यूमेंट कर रहा है, तो 1000 बार सोचना पड़ता है। अब अगर आप इतने बहादुर हैं, अब अगर आप हर कुछ जो भी आपके साथ किया जाए वो झेलने के लिए तैयार है, तब जाके भी आप 100 बार सोचें कि क्या ये मेरे लिए सही रहेगा। तो मुझे नहीं लगता ये कश्मीर में जितने भी लोकल न्यूज़ चैनल्स के साथ काम कर रहे रिपोर्टर या जर्नलिस्ट है, या जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ एक कम्युनिटी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो मुझे नहीं लगता ऐसे मुद्दों को अब हम रिपोर्ट कर पा रहे हैं, ऐसे मुद्दों को अब हम आगे ले पा रहे हैं। क्योंकि ये जो एक माहौल बना डर का, ये जो एक माहौल बना कि क्या पता कब मेरी बारी आए, क्या पता कब मुझे बुलाया। यहाँ पर फेसबुक पोस्ट करने पर जब आपको बुलाया जाता है, तो एक पूरी फिल्म डॉक्यूमेंट करने पर आपसे क्या उम्मीद रखी जाती है। तो आप ये खुद इमेजिन कर सकते हैं। तो ये सारे मामले हैं जिसने कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग या ऐसी रिपोर्टिंग जिसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती है, उनको डॉक्यूमेंट करने से
किस तरह से एक आम जर्नलिस्ट सोचता है और रुकता है। जी। इस सेगमेंट में आखिरी सवाल जो मैं आपसे वो पूछना चाहूँगा कि एक जो आम जर्नलिस्ट हैं और फिर अगेन जो जो सिटीज़न जर्नलिस्ट हैं ख़ास करके, या फिर जो दूसरे बड़े जर्नलिस्ट भी हैं। हाल में ही पेगासस का मामले सामने आया, सर्वेलेंस का मामला सामने आया और उसमें करीब 25 कश्मीरी सिविलियंस का नाम आया कि जिन पे नज़र रखी गई, ऐसा द वायर ने रिपोर्ट पब्लिश करा। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि क्या जो जब इस तरीके के रिपोर्ट्स तो आए, लेकिन एक इस तरीके की बातें हमेशा एक सर्कल में होती रहती है कि व्हाट्सएप के थ्रू दूसरे तीसरे मीडियम के थ्रू जो है वो नज़र रखी जा रही है, सर्विलेंस की जा रही है। तो क्या जो इस तरीके की सर्विलेंस होती हैं या इस तरह की सर्विलेंस का जो माहौल बनता है, तो उसका असर जो जर्नलिस्ट है, चाहे तो स्ट्रिंगर्स या सिटीजन जर्नलिस्ट या फिर जो जो एडिटर या सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके मेंटल स्पेस या मेंटल कैपेसिटी या उनके करेज पे कितना फर्क डालता है ये? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा। देखिए, ये एक ऐसा माहौल बनाया जाता है, एक्चुअली ये एक ऐसा अ अ, ऐसी एक्सपेरिमेंट की जाती है ताकि जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ को किस तरह से दबाया जाए, उन्हें किस तरह से सप्रेस किया जाए। ये एक डर का माहौल पैदा किया जाता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आप यूएपीए के तहत किसी को बंद करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है मैं आपसे डरूँगा। ज़ाहिर-सी बात है मैं सोचूँगा कि अगर आपने इस मुद्दे पर यूएपीए लगाया, तो इससे लिंक्ड जितने भी मुद्दे हैं, ज़ाहिर-सी बात है उन पे भी लगेगा। तो ये जो सर्विलेंस है, इससे काम में रुकावट डालने का बहुत ज़्यादा मकसद इनका पूरा हो सकता है। तो ये जो डर का माहौल बना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते। बहुत सारे क्या, हर एक बंदा यही सोचेगा कि मैं वो काम ना करूं जिसमें रिस्क हो। तो जब आपकी जिंदगी पर रिस्क हो, जब आपको लाइफ थ्रेट्स हो, तो जाहिर सी बात है बंदा पीछे पड़ेगा। इस तरह से ये सारा आवाज उठाना, ये अपनी वॉइस को रेज करना किसी भी मुद्दे के खिलाफ, आपको ये रोकता है, इससे उनका काम निकलता है। जी। बहुत-बहुत हम्म। शुक्रिया बिशारत, इन तमाम मुद्दों पे जो है हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए, वहाँ के ताज़ा और बिल्कुल ग्राउंड अपडेट्स से रूबरू करवाने के लिए। क्योंकि जैसा आपने कहा कि कश्मीर के ख़ासकर का जो माहौल है या जो हालात है, ये कश्मीरी से बेहतर कोई और नहीं बता सकता। तो हम चाहते थे कि आप ही हमें वो अपडेट दें कश्मीर, और आप ही हमें बताएँ कि वहाँ पे क्या कुछ चल रहा है, और आपने बखूबी हमें बताया। बड़े नाज़ुक मसले हैं और बहुत नाज़ुक सी ज़िंदगी वहाँ पे हो रही है। मतलब मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा कीमत नहीं रह जाती है ज़िंदगी की, और जिस तरीके से रिपोर्ट्स आते भी हैं और उसमें जितने डिटेल्स अवेलेबल होते हैं, और जैसा आपने मेंशन करा कि इस तरीके के मुद्दे पर एक लोकल रिपोर्टिंग कितनी ज़्यादा मुश्किल है। तो हम आपको सैल्यूट करना चाहते हैं आपके करेजियस रिपोर्टिंग के लिए, कि आप जो हैं वो तमाम मुद्दे उठाते रहते हैं, एंटाइटलमेंट से लेकर के ह्यूमन राइट्स के मुद्दे तक को। और हमें जो है कम्युनिटी के जो हैं वो लाइफ चेंजिंग, जो मैं कहूँ कि या फिर उन पे जो बदलाव का जो एक पूरा प्रोसेस होता है, या फिर कैसे उनकी ज़िंदगी बेहतर की जाए, वो उस तरीके के काम आप करते रहते हैं। तो उसके लिए बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस और सैल्यूट। और हम बिल्कुल जो है आपकी तरफ नज़र बहुत फ़ख्र से, मैं कहूँ कि उस तरीके से देखते हैं कि ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिसकी वजह से जो है अभी भी हमें रिपोर्ट्स जो है क्लियर, अनबाइस्ड और क्लीन रिपोर्ट हमें मिल पाता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अपनी बात रखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और बहुत-बहुत शुक्रिया। सेफ रहिए और हेल्दी रहिए। और ह्यूमन राइट्स डे पे पूरे आवाम को और आपको मैं वीडियो वॉलंटियर्स की तरफ से विश करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच हमारे साथ थैंक यू जुड़ने सो के लिए मच। विशाल। बाय। तो आपने देखा कि हमारे तीसरे सेगमेंट में बशारत अमीन हमारे साथ जुड़े थे शोपियां से, जो कि सामुदायिक संवाददाता हैं, वहाँ से रिपोर्टिंग वो करते हैं।
हमने उनकी बातें सुनी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है सर्विलेंस का असर कितना मेंटल या फिर उनके करेज पे, एक जर्नलिस्ट के मेंटल स्पेस और करेज पे पड़ता है। हमने उनसे ये भी समझा कि वहाँ पे प्रेस फ्रीडम के क्या माहौल है, एक रिपोर्ट को पब्लिश करने में किस तरीके की परेशानियाँ और किस तरीके का माहौल या कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। एक स्ट्रिंगर्स की हालात भी समझने की कोशिश करी, फोटो जर्नलिस्ट के भी हालात समझने की कोशिश करी और वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के जो जो मुद्दे हैं या फिर इश्यूज़ हैं वो किस तरीके से वहाँ पे दिखते हैं, होते हैं, उस पे भी हमने एक ब्रीफ ब्रीफ अपडेट हमने लिया। तो ये हमारा आज का ह्यूमन राइट्स डे स्पेशल सेगमेंट था। लाइव सेगमेंट था जिसमें हम सॉरी लाइव से नज़रिया लाइव शो था हमारा और जिसमें हमने 3 सेगमेंट करा। पहले सेगमेंट में हमने आपको बताया और मिलाया सुमित्रा बराइक से जो कि पूरी उड़ीसा से आती हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट बेस्ड वायलेंस कोई मिथ नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि कहीं पे किधर भी होता होगा। उन्होंने जीते जाता एग्ज़ाम्पल से हमें बताया कि वो कितना ज़िंदा है और कितने बुरी तरीके से वो जकड़ा हुआ है और किस तरीके से वो आज भी जो हाशिए पे जो समुदाय है, उसको किस तरीके से वो आज भी सता रहा है, आज भी परेशान कर रहा है। फिर हमारे साथ जो दूसरी साथी जुड़ी गायत्री जो कि अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से थी। उन्होंने हमें महिला हिंसा ख़ास करके कोविड के समय से के समय के बाद जो हालात बदले हैं, जहाँ पे लॉकडाउन लगा और भी अ, बहुत बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेज़ हमारे सामने आए। उस दौरान महिलाओं को किस तरीके का जो है चैलेंजेज़ आए, डिफ़िकल्टी आई, घर के अंदर, घर के बाहर उस पे उन्होंने बात करी, उन्होंने इकोनॉमिक फ्रीडम पे बात करी, उन्होंने सजेशंस दिए कि किस तरीके से जो है महिलाएँ आज़ादी की तरफ कदम रख सकती हैं और उसमें जो है सरकार और प्रशासन किस तरीके से योगदान दे सकता है और उसी की तरफ जो है उन्होंने एक पिटीशन भी डाला जिसमें उन्होंने मनरेगा में जो है 100 से 150 दिन तक जो है गारंटी देने की बात कही और तीसरे सेगमेंट में हमारे साथ बशारत अमीन जुड़े जिन्होंने कश्मीर के हालात से हमें अवगत कराया, हमें बताया कि वहाँ पे फ्रीडम प्रेस से लेकर के ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किस तरीके से हो रहे हैं। एक आम जो कश्मीरी है वो किस तरीके से ज़िंदगी जी रहा है और ख़ास करके आर्टिकल 370 के रिपील होने के बाद वहाँ पे क्या माहौल बने और एक जर्नलिस्ट स्ट्रिंगर से लेकर के सीनियर जर्नलिस्ट किस तरीके से माहौल में जी रहा है। तो आप मेरे साथ अनवारुल हुदा के साथ देख रहे थे वीडियो वॉलंटियर्स का ख़ास प्रोग्राम नज़रिया जिसमें हम आपको मिलवाते हैं हमारे हीरो से। वैसे कम्युनिटी करेस्पॉन्डेंट जर्नलिस्ट जो कि सेम कम्युनिटी से आते हैं जिसके बारे में वो रिपोर्ट करते हैं। तो हमने आज आपको 3 अपने साथियों से मिलवाया। ऐसे कुल हमारे 200 साथी हैं, 200 से ज़्यादा साथी हैं जो भारत के अलग-अलग राज्यों में और अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स में उतनी ही डिस्ट्रिक्ट में 200 के आसपास के करीब डिस्ट्रिक्ट्स में वो वहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं और हमें ग्राउंड पे एक्चुअली में क्या चल रहा है, ग्राउंड से ग्राउंड से जो है वो रिपोर्ट्स वो अवेलेबल करवाते हैं पूरे दर्शकों के लिए। और वो उनका जो पर्पस होता है इन रिपोर्ट्स का वो ये होता है कि उन मुद्दों पर रिपोर्ट कर बदलाव ला सके। तो कहानी वहाँ खत्म नहीं होती कि मुद्दे को रिपोर्ट कर दिया, बल्कि वहाँ से शुरू होती है। इसलिए हमारे इन हीरोज़ को सलाम और ह्यूमन राइट्स डे पर हम आप तमाम दर्शकों को विश करना चाहते हैं कि अपनी आवाज़ को, अपने मुद्दों को उठाएँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक्सरसाइज़ करें और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे साथ है, हमारे लिए है, तो हम उसका एक्सरसाइज़ करें और जहाँ पे भी हमें लगता है कि हमारे राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो अपना फ़ोन निकालें, अपना कैमरा निकालें, उसको रिकॉर्ड करें, उसको पब्लिश करें और दुनिया को बताएँ, उसपे सॉलिडैरिटी इकट्ठा करें, कैम्पेनिंग करें और बदलाव करें। सोशल मीडिया एक बड़ा इम्पोर्टेंट पावरफुल प्लेटफ़ॉर्म बना है, जहाँ पे हम इस तरीके का बदलाव जी सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको भी ऐसा लगता है कि कोई ऐसे मुद्दे हैं अमृत महोत्सव के बीच इस ह्यूमन राइट्स डे पे
जो बेचैन कर देने वाला है, झकझोर के रख देने वाला है, तो वो हमें कमेंट में लिख कर के ज़रूर बताएँ। आप देख रहे थे नज़रिया मेरे साथ अनवारुल हुदा, और मैं आज के लिए आपसे अलविदा लूँगा, विदा लूँगा। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।